दोस्तों, जनमत मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूथ किसी भी सोसाइटी और कंट्री का एसेट होता है और हमारे देश की पॉपुलेशन का 34% यूथ हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है और हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम सोसाइटी के नौजवानों के इश्यूज़, चैलेंजेस और उसका सॉल्यूशन इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़िरोज़ खान साहब, जो एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे दरमियान हैं हमारे दूसरे मेहमान शाहिद साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। आज के हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर शेख जावेद साहब, जो सोशल इश्यूज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और नौजवानों से काफ़ी लगाव है इनको। मैं जनमत मीडिया की जानिब से हमारे तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो मेरा पहला सवाल फ़िरोज़ साहब से है कि हमारे सोसाइटी की जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, इनके एसेट क्या हैं, इनकी खूबियाँ क्या हैं, इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं? जी फ़िरोज़ साहब। इस्लाम साहब, जी अच्छाइयाँ, एसेट और खूबियाँ तो नौजवानों में होती ही है, क्योंकि नौजवानी ही एक अच्छाई समझ लो, एक खूबी समझ लो। नौजवानी का जो वक्त होता है वो सबसे बड़ा होता है, और अपना अगर आपको एक्सेल देना है, बेस्ट देना है, तो आप नौजवानी में ही दे सकते हैं। तो नौजवानी यही जो है एक आपके लिए बहुत अच्छाई है, जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जो मकसद के लिए आप आए हो और जो मकसद आपका है उसको भी आप पूरा कर सकते हो, जायज़ मकसद को। तो आपने कहा कि नौजवानी के एसेट क्या है, उनकी अच्छाई क्या है, उनकी खूबी क्या है। तो आपका एनर्जी लेवल तो इसमें बहुत हाई होता है। तो अगर आपको कोई भी मकसद में अचीव होना है, आपके अच्छे मकसद में आपको अचीव होना है, आपको एक बड़ा एजुकेशनिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, आपके जो भी गोल्स हैं प्रोफेशनली, उसको आप इसमें पूरा कर सकते हैं। आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल खुला होता है और आपके अंदर भरपूर ताकतें होती है, और आप एक 360 डिग्री पे आप देखने के लायक होते हैं, हर लिहाज से, एनर्जी लेवल से या फिर हर लिहाज से। तो आपको जो करना है वो आप जवानी में ही कर सकते हैं, और जवानी एक ऐसा मौका है जो आपके अचीवमेंट में जिसका मैं कहूँगा कि 90% रोल होता है। ना बचपन होता है, ना बुढ़ापा होता है, लेकिन जो जवानी का जो आपका जो लम्हा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे आपने कहा कि आपका एसेट क्या है। एसेट तो आपकी एनर्जी है, आपका इल्म है, आपका इल्म आपको हासिल करना चाहिए, वो आपका एसेट हमेशा रहेगा। वो आपसे कोई ले छीन भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। एजुकेशन जो है ये सबसे, और जो आप दूसरों की भी जवानी को निखारने में इसमें आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे अगर आप एजुकेशन को हासिल करते हो। और सही एजुकेशन, राइट एजुकेशन, और उस राइट एजुकेशन का राइट इस्तेमाल अपनी जवानी में होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि आमतौर से जब हम नौजवानों के बारे में चर्चा करते हैं, सोसाइटी के नौजवानों के बारे में, यूथ के बारे में, तो इन जनरल लोग उसकी निगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन नौजवान जो है उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि नौजवानों की क्या खूबियाँ हैं उस पर कुछ आप रोशनी डालें, क्योंकि आप नौजवानों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूँगा नौजवानों की खूबियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या, उस पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जहाँ तक नौजवानों की बात, नौजवानों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नौजवानी, इसको मैं इस तरह से ताबीर करूँगा कि एक खूबसूरत सी इमारत आपके सामने खड़ी है। तो इमारत की खूबी सिर्फ इसके लुक की वजह से नहीं है, वो खड़ी सिर्फ इसलिए है कि उसकी नींव बहुत मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत कितनी अच्छी हो वो तक टिक नहीं सकती। इसी जी तरह नौजवानी जो है, नौजवानी तो एक जो है वो, जिसको आप कह सकते हैं एक पावर हाउस है, एक जी एनर्जी है। उसको आप, जी ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। जी नौजवान की खूबी निखारने के लिए नौजवान अपनी जवानी, अपनी टीनेज से आने के बाद, टीनेज क्रॉस करने तक, इस बीच में अपने आप को निखार ले कि जब वो, जिसको शऊर नहीं है, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र तक अभी वो सीख रहा है, अभी वो माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर और
चीजों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, वो अपनी टीन एज में इंटर होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। शाहिद भाई, चूँकि आप जो है फील्ड पर रहते हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो मैं कुछ पिन पॉइंट चीज़ें चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो लॉकडाउन में आपने सोशल एक्टिविटीज़ की, उसमें नौजवान आपके साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उनके तो खौफ नहीं था, डर नहीं था, राइट? तो इस तरह से और कौन सी खूबियाँ हैं नौजवानों की जो आप गिनाना चाहेंगे? सोसाइटी के नौजवान आप जो देखते हैं, नज़र आती हैं, उसमें से एक, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुलकर आते हैं सोशल कॉज के लिए, खिदमत खल के कामों के लिए, है ना? इस तरह कुछ प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स जो बताए जाए, जिसको सुनकर सोसाइटी के लोग खुश हो जाएं, और जो कहते हैं ना कि नौजवान जो एसेट है, तो वो एसेट वाली चीज़ें क्या आप देखते हैं नौजवानों में जो आपके साथ प्रैक्टिकली आई हैं, उस पर कुछ रोशनी डालें। नौजवान की सबसे अच्छी जो नौजवान, तो जैसा बताया फिरोज भाई ने, नौजवान तो नौजवान ही है। उसके पास तो सबसे पहली चीज जो है वो एनर्जी लेवल है। वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है। हर चीज, कोई चीज अगर आपने उसको कोई फील्ड दे दी है कि आपको इस फील्ड पे काम करना है और उसकी समझ में वो बात आती है, वो उसको अडॉप्ट करने में, बच्चा होगा वो समझ नहीं पाएगा, बूढ़ा होगा बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी होगा। यूथ जो होता है वो देन एंड देयर की पोजीशन में हमेशा तैयार होता है। इसीलिए जवानों के ऊपर जो ज्यादा निर्भर करती है हमारी सोसाइटी। यूथ कोई भी हो, वो अपनी एनर्जी से, आप उसको सही रास्ता मिलेगा, वो सही रास्ते पे उसको इस्तेमाल करेगा। गलत रास्ता उसको गाइड किया जाएगा, वो गलत रास्ते पर उसको इस्तेमाल करेगा, अगर उसको रोका नहीं गया तो नौजवान के अंदर तो खूबियों के अंदर अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि उसके अंदर हर वो खूबी जो उसके मुस्तकबिल को संवारने या अपने माशरे को बनाने के लिए होती है, वो हर खूबी उसके अंदर मौजूद होती है। किसी चीज से वो एनर्जी से कम नहीं होता। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा इस बात के लिए कुछ एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होती है। तो यूथ के लिए, यूथ तो हर टाइम उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसका एनर्जी लेवल और उसका कुछ करने की ख्वाहिश जो होती है वो सबसे ज्यादा इसी पीरियड में, जो अपने आप टीन एज और इसके बाद आगे 25 से 30 ईयर की एज तक में होती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो एनर्जी लेवल उसका होता है। जी जी, शाहिद साहब शुक्रिया। सेम सवाल मैं प्रोफेसर जावेद साहब से करना चाह रहा हूँ कि जावेद साहब, चूँकि आप प्रोफेसर हैं, नौजवान से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो आप नौजवानों में क्या चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से ये नौजवान जो है मुस्तकबिल का एसेट हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, और उन्होंने क्या अचीवमेंट, आपके स्टूडेंट्स ने जो अचीवमेंट लाए हैं जिससे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, उस पर कुछ रोशनी डालें। हम सोसाइटी से मुराद दो कैटेगरीज है जो नौजवानों के टैलेंट को रीडिफाइन कर लेती है। एक तो जनरल टैलेंट जो दोनों हमारे पैनलिस्ट ने डिस्कस किया वो है ही, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारे नौजवानों के टैलेंट की तरफ मैं आपका ध्यान थोड़ा सा दिलाना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे सोसाइटी के नौजवानों में एक बॉर्न टैलेंट है, पैदाइशी सलाहियत है, नंबर 1। नंबर 2, वो बहुत ज्यादा स्किलफुलनेस है, हुनरमंदी। हमारा नौजवान किसी भी हुनर को अगर एक्वायर करता है ना तो उसके पीक पे पहुंच सकता है। ये पोटेंशियल उसके अंदर है, ये बहुत जबरदस्त सलाहियत है, और ये साइंटिफिक इसके कुछ रीजंस भी है। तीसरी चीज मैं बताऊंगा खासतौर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो है जबरदस्त खिदमत खल्क का जज्बा। अपनी जान की परवाह किए बगैर, बस कलीज हो जाए वो कि मुझे ये करना है तो वो खिदमत में लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बहुत बड़ा टैलेंट और बहुत बड़ा जज्बा है। रहमदिली इसके अंदर है कि वो दूसरों के मसाइल को देखकर पसीज जाता है और उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे नौजवान के अंदर। और लास्ट में एक चीज जो बताना चाहूंगा कि आम मुसलमान के लिए भी है लेकिन नौजवानों में भी खास, कि इस्लाम, अल्लाह, रसूल साहब के नाम पे मर मिटने का जज्बा। तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। इनकी शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी हो, कोई ऊंच नीच हो, तो वो उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर सकता है। जी जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जावेद साहब। जी, मेरा दूसरा सवाल जो है वो शाहिद साहब से है कि हमने नौजवानों की स्ट्रेंथ पर गुफ्तगू की, चर्चा की। हमारे सोसाइटी की जो युवा पीढ़ी है उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं? शाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ मुझे आ रही है आपकी। जी। हमारे जो यूथ है इनकी वीकनेस
कि जहाँ तक आप बात करें, मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तक मेरा मानना है कि वीकनेस नौजवानों के अंदर ये आती कहाँ से आती जो हमारे आसपास, वो जो जब से देख के वो होश संभालने के बाद से देख के बड़ा हो रहा है, उसी को देख के उसके अंदर अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक जुमला कहूँ कि कोई कहता है अरे पढ़ कर क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, एक चीज वहां पे आ जाती है। ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ही गलत ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन ये है कि बच्चा पढ़े किस लिए, कि उसको जॉब चाहिए, उसका सारा मकसद, तालीम का सारा मकसद जॉब है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने अपनी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस किया वो ये है कि बच्चे के लिए जब वो पैर पे खड़ा होना चाहता है, उस टाइम पर घर वालों का रोल ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने कानून उसके ऊपर इम्पोज करते हैं और ये महसूस करने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा खुद क्या करना चाहता है। तो इससे बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप हमारे यहाँ के यूथ बच्चों को देख लीजिए, जो 7th में है, 8th में है, 9th है, इवन बोर्ड एग्जाम 10th में पहुंचने के बाद भी उनको वे आउट पता नहीं होता, वो साइंस लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले हैं, उसके बाद फर्दर क्या करने वाले हैं। यू मीन टू से शाहिद साहब कि हमारे जो यूथ है उनका एक चैलेंज, उनके सामने एक वीकनेस ये है, उनको फ्रीडम नहीं है अपने डिसीजन लेने का। बिल्कुल, डिसीजन लेने का फ्रीडम उनके पास नहीं है जी, खास तौर से एजुकेशन से रिलेटेड। जी जी, ठीक है। तो मेरा सेम सवाल अभी फिरोज साहब से है कि चूंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं नौजवानों से, सोसाइटी से, तो आपने क्या महसूस किया कि हमारे सोसाइटी के नौजवानों में कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से वो वीक हो रहे हैं और सोसाइटी वीक हो रही है? देखिए, बुराइयां तो ये है कि सबसे बड़ी बुराई ये है कि एजुकेशन से दूर जाना, सबसे बड़ी बुराई तो ये है। और एजुकेशन के अंदर जैसे शाहिद भाई ने जिस पे रोशनी डाली है, उसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि माँ बाप के डिसीजन और वो उन बच्चों पर इम्पोज करना, ये तो उसको मिसगाइड करना हो गया। क्योंकि बच्चे का टैलेंट जहाँ है, जहाँ उसका इंक्लिनेशन है, उससे हटाकर आप उसको दूसरे डायरेक्शन पे डालोगे तो फिर वो मिसगाइड ही हो जाएगा और वो एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाता है फिर। तो वो उसको खुद का डायरेक्शन, वो जहाँ कॉन्फिडेंट है वहां आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो एकदम डिसमोटिव, एकदम उसको हम लोग जो है डिस्करेज कर रहे हैं वहां पर। तो वो तो एक्सेल कर ही नहीं पाएगा अपने करियर के अंदर में, और एट द एंड वो एंड अप हो जाएगा कि वो उस पर करियर बन भी नहीं पाएगा। तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मेरा ये ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो इन्वायरमेंट में ऐसे जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई की तरफ ना लेके जाते हुए कहीं दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उसमें आकर्षण ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मस्ती, क्योंकि जवानी में जैसे कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और आप देखोगे कि जो बच्चों को दूसरी जगह उनका एनर्जी लेवल कहीं वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में नहीं निकाल पाए, प्लेग्राउंड्स नहीं है तो स्पोर्ट्स में नहीं है, तो वो बाइकर बन जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है, अगर उनकी एनर्जी जो है किसी दूसरे चीज में निकल जाती है, तो वो दूसरों की संगत में, सोबत में भी खराब हो जाते हैं, तो वो वहां भी वो मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे। ये भी चीज देखी गई है। तीसरी चीज मैंने ये ऑब्जर्व की है कि बच्चों के अंदर में जो टीचर्स हैं हमारे, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी में, बच्चों के करियर को निखारने के लिए, एक जिंदगी बनाने के लिए। माँ बाप का तो होता ही है, लोग ज्यादा मैंने देखा है कि एम्फेसाइज करते हैं माँ बाप की वजह से जो बुराई हुई है, बच्चा खराब हुआ है तो माँ बाप ही जिम्मेदार है। माँ बाप होंगे कुछ हद तक, लेकिन मैं टीचर को भी इसकी जिम्मेदारी देता हूँ कि वो बच्चा जो है 6 से 7 घंटा टीचर की निगरानी में भी होता है। टीचर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को अगर कुछ वीकनेसेस देखते हैं तो उस वीकनेसेस पे काम भी होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात हम करते हैं, लेकिन वीकनेस पे काम करने की बात हम नहीं करते हैं बच्चों पे। अगर बच्चे का एग्जाम्पल, मैं थोड़ा माइनर बात कर, इसके अंदर घुस के बात करता हूँ कि बच्चा बच्चा जो है इंग्लिश रीडिंग उसकी कमजोर है तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसका ग्रामर कमजोर है तो उस पर ध्यान दिया जाए। अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो इंटरेस्ट किस चीज में उसको समझा जाए, स्पोर्ट्स में है या किसी चीज में और में, तो ताकि वो, अगर उसे वो चीज करने मिले तो वो हमारी बात मानेगा और पैरेलली पढ़ाई पे भी ध्यान देगा। तो ये सब चीज पे पैरेलली वर्क होना चाहिए। तो जब जाके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है उस तरफ, उस दिशा में जाएंगे जहां उन्हें जाना चाहिए। जी, फिरोज साहब, जैसा आपने जो बातें रखी फिरोज साहब ने और शाहिद साहब ने, जावेद साहब से मेरा सवाल उसी से मुतालिक ये है कि जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे समाज का जो युवा है वो, उसमें कुछ लोग जो नशा करते हैं, ये उनकी एक वीकनेस, एक कमज़ोरी है।
स्किल लेवल उनका कम है, ये उनकी वीकनेस है। ऐसे ही आप कुछ पिन पॉइंट वीकनेस बता सकते हैं प्रोफेसर जावेद साहब कि ये चीज़ें हैं जो हमारे एक यूथ में या यूथ पीढ़ी में ये वीकनेस है, पिन पॉइंट। जैसे मैंने एक नशा बताया और दूसरा जो है स्किल की कमी बताया मैंने, और ऐसे कुछ पिन पॉइंट आप बता सकते हैं ये खामियां हैं हमारे सोसाइटी के नौजवानों की? जी, सबसे बड़ी खामी, वीकनेस ये है बेशऊर जिंदगी, पर्पसलेस एमलेस लाइफ। नहीं है किधर जाना, क्या करना, एग्जैक्टली नॉट क्लियर। ये सबसे बड़ी वही जिंदगी को ड्राइव करती है, और उसके लिए रहनुमाई की कमी भी है ऑलरेडी। नंबर 2, तालीम और रोजगार के ताल्लुक से हमारे नौजवान संजीदा नहीं है, दे आर नॉट सीरियस। तालीम के ताल्लुक से भी और रोजगार के ताल्लुक से भी। फिर जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है वो दीन से दूरी, जिसका एहतमाम मेंबर मस्जिद से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तरबियत की कमी, जबरदस्त कमी, वालिदैन का मेंटरिंग, सरपरस्ती और जो डेडिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वालिदान को खुद तरबियत की जरूरत है, उनमें भी फुकदान है। ये हमारा वीकनेस है नौजवानों का, ये उनका प्रॉब्लम है। और जैसे कि डिस्कस किया गया कि लत के आदी है, इखलाक और किरदार की जबरदस्त कमी, कमजोरी जी। जो हमारा जो इखलाक और किरदार है नौजवान का हमारे, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं, बेरारवी, आवारागर्दी, फहाश और वगैरह वगैरह, तो सब उसमें लगी। और लत, जिसके अंदर आप देखें लत की आदी होती आ रही है, मोबाइल से लेकर तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स वगैरह। मोबाइल भी बहुत बड़ी लत है, गेम्स लत है। तो ये हमारे नौजवान की एसेट को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी जैसा आप लोग बता रहे थे कि हमारे नौजवानों में कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, वीकनेस है, लेकिन आप लोग भी नौजवानों से इंटरेक्ट करते हैं, युवा पीढ़ी से इंटरेक्ट करते हैं, तो नौजवानों की, यूथ की एक कॉमन कंप्लेन ये है कि हम तो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, हम सोशल कॉज के लिए अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में अपनी नज़र दौड़ाते हैं, हम देखते हैं तो हमको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिलता है, हमको कोई केयर टेकर नहीं मिलता है, कोई गाइड नहीं मिलता है। तो सोसाइटी हमको जो है आगे बढ़ने में बड़ा चैलेंज ये क्रिएट होता है कि सोसाइटी में हमको लोग सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहला सवाल मेरा जावेद साहब से है, उसके बाद शाहिद साहब इस पर कुछ अपनी बातें रखेंगे और फिर लास्ट में फिरोज साहब इस पर बात करेंगे। जी, नौजवान अगर इस तरह से फीडबैक दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि पहला मेरा क्वेश्चन तो ये, क्या ये रियलिटी है, ये हकीकत है, इसका आप इतराफ करते हैं या डिनाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ हद तक, बल्कि बड़ी हद तक ये हकीकत है कि नौजवान तो अपना एक व्यू पॉइंट रखता है। यूथ जो सोच रहा है आप उसको सपोर्ट करते हैं? जी जावेद साहब। जी जी जनाब। हाँ, यूथ जो सोच रहा है और सोच अपनी रखता है, जाहिर बात है, तो उसको उस तरह का साजगार या कंडूसिव एटमॉस्फेयर हम देने में फेल हो रही है, हकीकत है अपनी जगह पे। ओके, बिल्कुल एतराफ करते हैं हम इसका। और जो जिस तरह से मेंटरिंग उनकी होनी चाहिए थी, उसका इंतजाम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है ना। वो इतने लेवल में और इतने अच्छे मेंटर्स या कैपेबल लोग अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है वो शायद डेडिकेट नहीं कर पा रहे, रीच आउट नहीं हो पा रहे नौजवानों तक। जी शाहिद साहब। इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि मुझे अक्सर ज़रूरत, मैं अभी तक तो एज ए एंटरप्रेन्योर पूरे पैन इंडिया काम करता रहा, और मैंने सोचा कि मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ के लड़के कुछ मेरी कंपनी को ज्वाइन करें और आउट ऑफ स्टेट जाके जो हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें वो ज्वाइन करें और कुछ काम करें। तो सबसे पहली बात तो उनके माँ बाप ने, खास तौर से माँ का रोल उसमें रहा कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा घर से दूर जाए। तो मैं भी बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पहले ही से हमको अच्छा सा वालिद साहब हमारे सऊदी अरब में थे, और हम लोग इटालियन डनलप के गद्दे 1.5 फीट के गद्दे पे सोया करते थे। लेकिन जब हमने क्विट किया अपने एजुकेशन को, तो वालदा ने कहा कि अब रोटी तुमको घर में नहीं मिलेगी, जाके कमा के लाओ और खाना, ठीक है। तो उस दिन उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा घर में आराम करेगा। अगर वो उस दिन ये सोचती तो हो सकता है हम यहाँ जहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाना था, यहाँ शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते हम जहाँ तक अभी पहुँच पाए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने माँ का देखा,
कि माँ जो है, पहले तो बच्चा उनका 20 साल तक बच्चा ही रहता है, 22 साल तक, जब तक उसके खुद 2 बच्चे ना हो जाएं, ठीक है। तो और उसके बाद मैं जब यहाँ आने के बाद अभी कुछ मैंने यहाँ कारोबार शुरू किया, मैं यहाँ चाह रहा हूँ तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा हाई है, स्किल लेवल बहुत लो है, इसके बावजूद आप 1 महीना 2 महीना वो काम में बहुत प्रैक्टिकल, एकदम कोई बना बिगाड़ के बात नहीं बता रहा हूँ, जो बात प्रैक्टिकल हमारे सोसाइटी में है जिसके रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैंने चाहा कि हमारे लड़के, मेरा सबसे पहला एम किसी चीज का ये था कि मैं अपने लोकल में कुछ अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, तो कुछ हद तक मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इतनी हाई है, और वो डेडिकेटेड जिसको आप बोलते हैं कि वो एकदम घड़ी देख के काम करना चाहते हैं, वो 1 मिनट भी ऊपर नहीं करना चाहते, वो टाइम पे आना नहीं चाहते, वो पंक्चुअल नहीं है। ये सारी चीजें हमको पहले से बच्चों में डालनी होगी, तब जाके वो आगे चल के, वरना अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के लोग नॉन मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और हमारे मुस्लिम यूथ जाके वहां पर पोर्टर का काम करते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को धीरे धीरे अपने बच्चों में इस बात की आदत या उनके अंदर सराहत बचपन से करनी होगी कि उनको डेडिकेटेड होना चाहिए, उनको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और अपने आगे की जिंदगी के लिए अल्लाह से मदद मांगे और अपनी कोशिश पूरी करें। इस बात के लिए हमको बच्चों को मोटिवेट करना होगा। जी जी। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बगैर आज सस्टेनेबिलिटी, वैसे ही पढ़े लिखों को जॉब नहीं मिल रही, तो हमारे यहाँ जो स्किल की इतनी कमी है उसके बावजूद अगर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहली चीज वो जरूरत है वो डेडिकेशन की। अगर आज की डेट में यूथ आप दोबारा लौटा के उनको बचपन में ले जाके फिर पढ़ा के वापस नहीं ला सकते या सिखा के नहीं ला सकते। हम ये चाहते हैं कि पैनलिस्ट हमें ये बताएं कि हमारे सोसाइटी के जो नौजवान हैं उनकी अच्छाइयों को और कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे उनकी सलाहियतों को, टैलेंट को, स्किल को कंस्ट्रक्टिव कॉज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, मैं चाहूँगा कि फिरोज साहब इस पर रोशनी डालें। जी सलाम साहब। देखिए, जहाँ तक कि करियर ओरिएंटेड बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग जब जॉब्स के ताल्लुक से मैं जब काम करता हूँ तो पहले तो एजुकेशन ही आता है, तो उसको अपनी पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। तो अगर वो प्लेन एजुकेशन ले रहा है या फिर अगर वो प्रोफेशनली कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई भी तरह का वो कोर्स कर रहा है, तो उसकी डिग्री उसे कंप्लीट कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर डिग्री नहीं है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता है और कोई कंपनी जो स्पेशली कॉर्पोरेट जो होती है वो एंटरटेन नहीं करती है, जहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स निकलते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि बेसिक स्किल्स अगर मैं आप मुझे पूछेंगे, अगर आपको कोई भी जॉब पर जाना है तो बेसिक स्किल्स जो होता है कि आपको सबसे पहला मैं छोटे में कंक्लूड करूंगा इसको कि अगर आपको एक जॉब नजर आता है तो आपको पहले उसका जो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है आपको कंप्लीटली पढ़ लेना चाहिए। उसमें आप देखोगे कि सब जॉब में एक चीज कॉमन होती है कि डिग्री होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बहुत मैटर करती है, और आपका स्किल्स भी मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका एटीट्यूड मैटर करता है। क्योंकि आपको आजकल जो है बिहेवियर पे इंटरव्यू, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एचआर की तरफ से, ताकि आपके एटीट्यूड को स्क्रीन कर लिया जाए कि आपकी ब्रॉटअप कैसे हुआ है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका वे ऑफ लुकिंग क्या है, और किस पर्सपेक्टिव्स पे आपका परसेप्शन कैसा होता है, हर नजरिया क्या होता है बेसिकली। तो ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती है। और रही बात जो छोटी मोटी चीज जैसे कंपनी रिसर्च, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस पर कंपनी रिसर्च होना चाहिए, और जो जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपको स्किल्स को देखना चाहिए, आपका स्किल्स कितना मैच कर रहा है, और नहीं है तो आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं स्किल्स वगैरह। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बेसिक प्री इंटरव्यू ट्रेनिंग है जो आपको ले लेनी चाहिए पहले जब आप जॉब पे जाते हैं। ये चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। जी सलाम साहब। मेरा सवाल शाहिद साहब से है कि सोसाइटी के यूथ में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं, तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशनल, मेरा सवाल शाहिद साहब से है कि हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी के यूथ में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं।
तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल मैन, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक प्रोफेशनल पर्सन सोसाइटी के यूथ को कैसे और अपग्रेड कर सकता है, कैसे उसकी सलाहियतों को बढ़ा सकता है, कैसे उसको सपोर्ट कर सकता है? इसमें जो सबसे बड़ी कमी हम लोगों की तरफ से भी ये है कि हम लोगों ने वैसी कनेक्टिविटी बनाई नहीं यूथ से कि हम उनको ये एतमाद दिला सकें कि हम उनके अच्छे के लिए अगर हम कुछ इनिशिएटिव भी लेते हैं तो लड़के हम लोगों को ज्वाइन नहीं करते। नए लड़के वो अपने दूसरी उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसमें लगे होते हैं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जिसमें हम लड़कों को ये एतमाद दिला सकें कि हम उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और हम उनको एक अच्छे करियर की तरफ गाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हमको एक तो पहली बात उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, उनको एतमाद में लेना होगा। उसके बाद इन नंबर्स ऑफ वेज हैं जिसके अंदर हम लोग उनको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक ही किसी पर्टिकुलर फील्ड में 10 तरह के जॉब होते हैं। उस फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक छोटी सी चीज़, मैं और कहीं नहीं जाकर मुमरा में ही रहते हुए अगर मैं अपने एक ग्रॉसरी बिजनेस को देखता हूँ तो ग्रॉसरी के साथ में आप जो मैंने स्टार्ट किया इसको देखता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे इन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर करके एक लीगल वे में बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में नहीं होता। अपने हमारे यूथ के दिमाग में हम लोगों को ये चीज़ डालनी होगी कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। अक्सर लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे हुआ बताइए, तो हमने कहा जो ऊपर चमक नजर आ रही है इसके पीछे बहुत घसाई हुई है तब ये चमक आई है। ठीक है, तो आप सिर्फ चमक पर मत जाइए, उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं और वो सबको देनी होंगी। इसके लिए हमको अपने यूथ को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि वो हम पर भरोसा करें कि हम उनके अच्छे के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज जनरली होता ये है कि एक मेंटेलिटी जनरल बनी हुई रहती है कि कोई किसी के बारे में कुछ अच्छा करना है तो बोले इनका कुछ जो पॉलिटिकल मकसद होगा, इनका अपना कुछ इंटरेस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों से उभारने में वो ओवरनाइट होगा नहीं। हमको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे और हम कोशिश करके कुछ ऐसे, आप लोग तो इस फील्ड में माशाल्लाह एक लंबे अरसे से लगे हुए हैं, तो आप लोग ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जिसमें आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए कि वो हम पर भरोसा करें कि नहीं हम उनको अच्छे रास्ते की तरफ और अच्छे वे में ले जाना चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह जब वो प्लेटफॉर्म आएगा तो इंशाल्लाह रास्तों की कोई कमी नहीं है, रास्ते बहुत है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो डेडिकेशन और हमको मोटिवेट करना है, डेडिकेशन उनकी तरफ से होना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे रास्ते निकलेंगे उसमें। जी शुक्रिया शाहिद साहब। मैं अपने सभी मेहमानों का जनमत मीडिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम सभी जानते हैं कि यूथ जो है फुल ऑफ एनर्जी होता है। अब तक हम हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो ये बात हमारे सामने आएगी कि अब तक इस ज़मीन पर जितने भी बड़े रिवॉल्यूशन आए हैं, बड़े चेंजेस आए हैं, उसमें नौजवानों की रोल रहा है। चाहे हमारे मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की बात हो या मुल्क के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे सोशल वर्क की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, जहाँ भी आप देखोगे नौजवानों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे नौजवानों में कुछ वीकनेस, कुछ खामियां, कुछ कमज़ोरियां हैं। उससे दूर करना, नौजवानों को सपोर्ट करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखते हैं कि करंट हालात में जब यहाँ पर जो लॉकडाउन में जो परेशानी हुई उस वक्त भी नौजवान बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आए, बीमारी से नहीं घबराए और उन्होंने बीमारी का मुकाबला करते हुए लोगों को सपोर्ट किया। हम देखते हैं कि यूथ टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे जा रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और वो अपने कदम जमा रहे हैं। तो इसी बात के साथ, इसी मैसेज के साथ कि यूथ सोसाइटी का एसेट हैं, इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि नौजवान, युवा, यूथ हमारे समाज का एसेट हैं, हमारे सोसाइटी का एसेट हैं, हमारे कंट्री का एसेट हैं। इस एसेट को और अपग्रेड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इनको हमारे साथ की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। हम इनके सर पर हाथ रखें, इनको सपोर्ट करें, इनके मेंटर बने, इनके गाइड बने। ये नौजवान न सिर्फ सोसाइटी को तब्दील करेंगे पॉजिटिव वे में, बल्कि इस मुल्क को भी तरक्की की राह पर ले जाएंगे। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए उन्वान के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।